चलिए देखते हैं। आज हमारा 12th में थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे। थर्ड बुक, और थर्ड बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और किस तरीके से करना है। देखो, अब आपके एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और एग्जाम आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो थर्ड बुक के अंदर क्या क्या चैप्टर है पहले हम वो देख लेते हैं। तो थर्ड बुक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर चैप्टर्स जो है टोटल 5 चैप्टर है। एक पहला जो चैप्टर है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो सेकंड है इसका नाम है आपका, आप थ्योरी मान सकते हो, टूल्स है। थर्ड आपका जो है, अब नई बुक में बताओ, थर्ड रेशो दे रखा है या कॉमन साइज है? वैसे तो कॉमन साइज होता है वैसे तो। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट और कॉमन साइज होता है थर्ड। बीच में इन्होंने बुक के अंदर बड़ा हेर फेर किया। जो ये थर्ड चैप्टर था, जिनके पास पुरानी बुक होगी, पुरानी बुक की बात कर रहा हूँ, उसमें नहीं मिलेगा ये चैप्टर कॉमन साइज वाला। उसको ये चैप्टर मिलेगा जाके, कई बार सेकंड बुक है ना उसके अंदर डाल दिया था कुछ टाइम के लिए इन्होंने। तो अभी फिलहाल जो नई बुक है उसके अंदर तो तीसरी बुक में मिलेगा। हो सकता है तीसरे की जगह पे चौथा चैप्टर कर दे, चौथे की जगह तीसरा, तो कई बार इन्होंने करा था इस तरीके से। चौथा चैप्टर जो नॉर्मली होता है दैट इज रेशो, और जो पांचवा चैप्टर है उसको बोलते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बुक आपका सीबीएसई कहता है कि हम एग्जाम में 20 मार्क्स का लेंगे, और ये एग्जाम में अलग से बी पार्ट बन के क्वेश्चन पेपर में आता है। जैसे क्वेश्चन पेपर को 2 हिस्से में बांटा जाएगा, ए और बी, तो बी में आएगा। प्लस जो आपका प्रैक्टिकल होगा या कह लो प्रोजेक्ट होगा या कह लो इंटरनल होगा, जो भी आपके मार्क्स लगेंगे वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो 20 नंबर का वो भी होगा इंटरनल। तो हालांकि कहने को है कि भाई हमारा ये बुक 20 नंबर का है, लेकिन क्योंकि जो आपके प्रोजेक्ट के नंबर जुड़ते हैं, 20 नंबर का होगा ना, 80 का पेपर आएगा, 20 का होगा, तो वो जो 20 नंबर होगा वो आपका इसी में से जुड़ा जाएगा। आपके 2 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, एक रेशो का और एक कैश फ्लो का। क्योंकि आपका वो 20 नंबर जो मिलता है स्कूल से, कैसे मिलता है, 12 नंबर का तो पेपर होता है, ठीक है, 12 से 10 नंबर का पेपर हो गया, 4-5 नंबर के फाइल हो गए आपके, और 2-4 नंबर का वाइवा हो गया। तो ये सब मिला के वो 20 नंबर कंक्लूड करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जिस बच्चे का प्री बोर्ड के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ और पीछे का ट्रैक अच्छा है, तो उनका बेशक कैसा भी जाए वाइवा और कैसा भी कुछ भी चला जाता है स्कूल के अंदर, चाहे थोड़ा डाउन भी जाता है तब भी उसको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। और अदरवाइज आपने वाइवा अच्छे से दिया हो, सब कुछ अच्छे से दिया हो, और आपका प्री बोर्ड के अंदर आपका परफॉर्मेंस डाउन रहता है, तो आपको 14 से लेके 18 के बीच का ही नंबर मिलने वाला है, 20 तो नहीं मिलेगा। और एक 20 नंबर जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका। आपके लिए 2 नंबर, मान लो किसी के 18 है, तो लगता है एक बार को चल ठीक है 2 नंबर ही कटे, लेकिन आपको इस 2 नंबर की इंपॉर्टेंस की तब पता चलने वाला है जब आपके मार्क्स 90 क्रॉस करेगा, तो एक एक नंबर आपका बहुत क्लोज अच्छे मार्क्स की तरफ ले जाएगा। तो ये उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो कोशिश करना, प्री बोर्ड के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो प्री बोर्ड के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देना है। और प्री बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स आए और टीचर को लगा तो आपको 20 देगा, वो फिर आपको कम नहीं देगा। ये 5 चैप्टर है, और इस 5 चैप्टर में ये वाला जो चैप्टर है ना, वो एक तरीके से काइंड ऑफ फॉर्मेट का है, कह सकते हो। फॉर्मेट मतलब याद करने वाले जैसा थोड़ा सा है। एक बैलेंस शीट में क्या चीजें कहाँ जाएगी नहीं जाएगी वो होगा। ये थ्योरी का चैप्टर, ये सेल्फ करते हो, एग्जाम में एमसीक्यू आता है, ये मैं बाद में बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो हो जाएगा। वो आधे घंटे का टॉपिक है, इतना बड़ा भी नहीं है थ्योरी। ये वाला चैप्टर आपका, मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 डेज लगने हैं इस चैप्टर के अंदर। मैं डेज भी बता दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए, हाँ भाई इतने दिन में सिलेबस खत्म होगा। इसके अंदर भी मुझे 3 डेज लगेंगे, ठीक है। रेशो का चैप्टर है, ये पूरा का पूरा एक तरीके से फॉर्मूला बेस कह लो, और इसमें बड़े सारी चीजें हैं सीखने के लिए भी, शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। ये हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनल एग्जाम में 4 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा, और इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी एक 6 का और एक 2 का, ठीक है।
तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 और 4 नंबर का इसमें से होगा, 16 और 4 नंबर में से इसमें से होगा, और 1-2 नंबर ऊपर नीचे कहीं भी हो जाता है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आने का जो फॉर्मेट है वो रहेगा। रेशो के अंदर कितने टाइम लगेंगे सर? रेशो के अंदर लगभग मान के चलो आपका 5 से 7 क्लासेस लग जाएंगे इसके अंदर, 5 से 7 क्लासेस, और बाकी का टाइम जाएगा आपका किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसके अंदर 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, 3 एक्टिविटी होता है। तो हर एक एक्टिविटी में आप 2-2 दिन भी मान लो, तो ये 10 दिन के आसपास मान के चलो, यानी ये 2 चैप्टर लगभग 1 मंथ ले जाएगा, और बाकी ये ऊपर वाले चैप्टर तो फटाफट से हो जाएंगे। मैंने 3 दिन मैक्सिमम लिया है, आप कितनी जल्दी कर लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अकाउंट्स का पेपर कब है प्री बोर्ड का? 15 दिसंबर, 15 दिसंबर, और आज डेट है हमारे पास 12 तारीख, यानी ठीक 1 महीना है। और ये सारा अगर हम 3 दिन हफ्ते में क्लास रखें तो 15 क्लासेस हो जाती है हमारी। ठीक है, छुट्टी है क्या उसमें? पहला ही पेपर है क्या है? और पेपर प्री बोर्ड का खत्म कब है? 26 को लास्ट। चलो, तो ये मान के चलो 12 दिन जो है, 12 मतलब के 12 तारीख से 15 दिन हमारे पास है, तो 6-9 लगभग कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आपका प्री बोर्ड चल रहा होगा, प्री बोर्ड के एग्जाम तक हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कर चुके होंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हमें आता होगा पहले से, इतना मान के चलो, यानी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा वहां तक। तो आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है हमारा। जो सबसे पहले बिजनेस की बात करें ना, तो बिजनेस ना बहुत तरीके के हैं, इसको समझना कि भाई ये चैप्टर बना क्यों। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में देखो, एक तो होता है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? इसके बाद एक होता है पार्टनरशिप फर्म, ऐसे ही एक होता है हमारा कंपनी, और कंपनी भी काफी कैटेगरी होता है। एक इसी तरीके से हमारा हो सकता है, मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं इसको बोल दूं लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले रहा अभी, सिर्फ ये देखो। अब इसमें से ना जो सोल प्रोप्राइटर है, ये सबसे ज्यादा हाईली अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस होता है, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। अब अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का मतलब कोई भी आता है, कोई भी कर लेता है इसको। अब आपके पास एक मजबूरी आई, आपने बोला चल यार मैं आज फल की दुकान लगाता हूँ, रेडी लाए सब और फल बेचने लग गए, कहलाओगे तो आप सोल प्रोप्राइटर ही है ना, आप तो बिजनेसमैन ही कहलाओगे। बिजनेसमैन की कोई परिभाषा नहीं है। बिजनेसमैन का मतलब आप जब कोई सामान खरीद के कोई सामान बेचते हो तो आप बिजनेसमैन कहलाते हो उसमें। तो ये हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है ना, तो गवर्नमेंट देखता है यार यहाँ पे हम इन लोगों को किस तरीके से हम टैक्स वसूलें। तो इन लोगों से अगर मैं टैक्स वसूलने की बात करूं ना, तो जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं बहुत ही टफ होता है इन लोगों से। अगर मैं टैक्स वसूलने की बात करूं तो ये बहुत टफ है। बहुत टफ क्यों है इस लोगों से टैक्स वसूलना? कितने बजे क्लास? जल्दी आए करो टाइम पे। बहुत टफ इसलिए है कि एक मान लिया जाए जो रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, वो भी एक बिजनेसमैन है, समझना, उसको बिजनेस कर रहा है। उससे टैक्स लेना सरकार तब तक नहीं ले सकता जब तक आसान ना कर दे कि भाई इतना कमाए इतना टैक्स दे दे, बात खत्म। ऐसा कुछ नियम बना दे उनके लिए। तो यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब भी बड़े हल्के फुल्के बनाते हैं, ऐसे टी शेप कर, और इधर बैलेंस शीट में इधर तुम्हारा लाइबिलिटी रख दो और इधर एसेट्स रख दो, और जैसे मन करे एसेट्स लाइबिलिटी लिख दो, पहले कैश लिख दो, बैंक लिख दो, बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू। और जो लोग ऐसा भी नहीं कर पाते उनसे पता है क्या कहते हैं, तुम्हारी इनकम कितनी है, 50,000 है, 50,000 का 10% निकालो, 5,000 टैक्स दे दो और जाओ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो इतनी। उनका इस हिसाब से लेके चलते हैं। जो पार्टनरशिप है फर्म, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ना तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है और ना ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो पार्टनरशिप फर्म में करा सकते हो।
तो ये भी अनऑर्गेनाइज्ड है। दो लोग मिल गए दोस्त, यार चलिए बिजनेस करते हैं, हो गया स्टार्ट। जो थर्ड है कंपनी, इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो है ना वो रेगुलेटेड है, यानी इसको एक तरीके से सभी में से सबसे बड़ा का एक रिस्पेक्टिव बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड कंपनी जब नाम किसी के साथ जुड़ता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एक रिस्पेक्टिव है ये। यहाँ पे सारी चीजें गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होंगी। सारी चीजें किसके हिसाब से होंगी? तो जो यहाँ बैलेंस शीट बनाते थे और यहाँ बैलेंस शीट बनाते थे वो रूल के हिसाब से नहीं था, गवर्नमेंट ने इसमें कोई रूल ही नहीं बना रखा था। कंपनी क्योंकि एक रेगुलेटेड है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, इसके अंदर एक चार्टेड अकाउंटेंट इन्वॉल्व होता है, हर कोई क्वालिफाइड बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसलिए यहाँ पे आपको जब बैलेंस शीट बनाना होगा तो एक रूल से बनाना होगा, और रूल बनाया हुआ है शेड्यूल नंबर 3 में। इनका शेड्यूल नंबर 3 है जहां पे कैसे आप बैलेंस शीट होना चाहिए आपका और कैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, वो जो इस रूल में लिखा है उसी रूल के हिसाब से ही आपको बनाना पड़ेगा। तो अभी आपके सिलेबस के अंदर 12th स्टैंडर्ड में बताया जाता है कि जो ये हमारा बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से चल रहा है, ये बैलेंस शीट के अंदर हम आपसे कैसे बैलेंस शीट को बनाना है ये सवाल नहीं पूछेंगे। हम बस बैलेंस शीट के अंदर कौन से आइटम कहां कहां होता है ये जानकारी देंगे। जैसे ही आप आगे फर्दर स्टडी करोगे तो वहां पे आपसे बैलेंस शीट बनवाएंगे। तो अभी हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम क्या है हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर क्या सिखाया जाएगा? दो ही बातें सिखाई जाएगी इस चैप्टर के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मेरे से पूछे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड आपका क्या क्या होता है? बैलेंस शीट आ जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आता है। जो पहले सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस था उसका नाम बदल दिया गया, और इसके अंदर कैश फ्लो इसके अंदर आता है। कंपेरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट भी सीखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। लेकिन अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट और P&L सीखना। तो पहले हम क्या सीखने वाले हैं? पूरा बैलेंस शीट। उसके बाद फिर नंबर 2 पे सीखेंगे P&L। तो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं कि कैसे बैलेंस शीट बनेगा। तो पहले बैलेंस शीट अगर मैं बनाने की बात करूं तो इस तरीके से बनता है। इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया। क्या चेंजेस किया गया अभी तक? पहले की अगर मैं आपको बैलेंस शीट बनाऊं इस तरीके से, पहले की इस साइड में ये बैलेंस शीट बन गया, इस साइड में लायबिलिटी, और इस साइड में एसेट, और इधर अमाउंट और इधर अमाउंट। ये पुरानी बैलेंस शीट जो आपने बनाना सीखा हुआ है 11वीं 12वीं में भी अनेकों चैप्टर में की है। लेकिन अब बोला भैया इसको तो हम रेगुलेटेड करें। रेगुलेटेड का मतलब है एक रूल के हिसाब से। रूल के हिसाब से बनाने के बाद बदलाव सबसे पहले क्या किया गया? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग 5 लाख रुपए, मान लो कैश आपने लिख दिया कितने? 4 लाख रुपए। मान लेते हैं प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस है मान लो 2 लाख रुपए का। कैपिटल 4 लाख रुपए का। मान लेते हैं कि लोन 4 लाख रुपए का। मान लेते हैं क्रेडिटर का टोटल हो गया 5 4 11 लाख। ये भी हमारा 11 लाख मान लेते हैं पहले। लेकिन बोला यार इसको चेंज करते हैं, क्या करेंगे? जो आपने ये बैलेंस शीट एसेट है ना, इस एसेट को इस साइड के बजाय अब इस एसेट को पहला मेजर चेंजेस देखोगे तो ये है कि बैलेंस शीट जो नई वाली बनेगी साइड में हम एसेट को जैसा करते थे उसके
इसके बाद दूसरा चीज आया कि जो चीजें आप अनऑर्गेनाइज पहले कैपिटल के लिए और कैपिटल की क्रेडिटर, यहाँ पे बिल्डिंग कैश रिपेयर, तो ये जो आइटम आप लिख रहे हो इसको हम बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से कौन सा आइटम पहले आएगा, किस नंबर पे आएगा, क्या लिखा जाएगा उसके आगे, ये सब डिसाइड करेंगे। तो पहली चीज बैलेंस शीट पहले क्या होगा, लायबिलिटी और एसेट अब आने वाला है हमारे नीचे, और इसके अंदर जो हम इंफॉर्मेशन भी फिल करेंगे वो भी किस तरीके से करेंगे, एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि कहीं जहां मन करे नहीं था, एक रूल एंड रेगुलेशन, कैसे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होगा वो देखते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई क्या चीजें होने वाली है और क्या बैलेंस बनाने का। ये इसलिए सिखाए जा रहे हैं क्योंकि ये आपने आज से पहले कभी देखा नहीं, जिसने कंपनी में करा उसके अंदर छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन अब आपको पूरा का पूरा सीखना है। ऊपर सबसे पहले लिखा जाएगा बैलेंस, एज जो भी डेट रहेगा वो आता, यहाँ पे नोट लिखना है, और यहाँ पर्टिकुलर, लाइबिलिटी नहीं पर्टिकुलर। पहले क्या लिखते थे भाई, एसेट लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी की जगह पर्टिकुलर। इसको दो हिस्से में बांटेंगे, सबसे ऊपर क्या रहेगा टॉपिक और नीचे क्या रहेगा, दो हिस्से। इसको दो पार्ट में बांट दिया, तो पहले वाला पार्ट नंबर 1 और नंबर 1 पे जो रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं तो बोलेंगे क्या, लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इसके अंदर पहले मैं सारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या क्या है, और इसके आगे जो मैंने नंबर 1 लिखा है इसी तरीके से लिखना है रोमन, आप वैसे नहीं कि एक नंबर वो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीजें डिसाइडेड की गई। इसके बाद इसके अंदर देखा जाए तो अब 1 और 2 चीजें ऐसे लिखेंगे। पहला होगा हमारा शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो देखिए। इसके अंदर अब ए पार्ट आएगा, बी पार्ट आएगा, इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, बातें समझाऊं। इसके बाद नंबर 2 आ जाएगा, नंबर 2 आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट। अब तीसरा पार्ट आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसके अंदर फिर से 1 2 3 गिनती स्टार्ट हो जाएगा। ए पार्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब देखो मैंने यहाँ स्मॉल में एबीसीडी लिखा है, अगर आपने कैपिटल में एबीसीडी लिख दिया तब भी गलत है, यानी ये एक तरीके से रजिस्टर्ड है और आपको यही लिखना है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना। अगर वैसे तो एग्जाम में हालांकि आपसे पॉइंट पूछ लेगा जहां आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और सबसे ज्यादा ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा क्वेश्चन। बी पार्ट आएगा हमारा लॉन्ग टर्म, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट लिख देते हैं हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन है या लॉन्ग टर्म, देखो क्या दे रखा है, डेफर टैक्स है। डेफर टैक्स को हम छोड़ देते हैं अभी इसके अंदर, चलो लिख देता हूं मैं डेफर टैक्स, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। डेफर टैक्स ये है आपके बुक के अंदर रखता है, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना ही इस पे एग्जाम में मैंने लिख दिया। पार्ट क्या आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइफ, और डी पार्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, इसको तो काट ही देंगे या मैं हटा ही देता हूँ, जब आएगा ही
आना ही नहीं, हटा दो। ठीक है, यहाँ पे 3 ही पार्ट रखना है, वो जितने भी जाएगा। अब इसको ना मैं देखो बी करने जा रहा हूँ और इसको C। इसके बाद हमारा चौथा पार्ट आएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर भी काफी सारे पॉइंट, 4 पॉइंट आएंगे। ए पॉइंट आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग, बी पार्ट आ जाएगा आपका, बी पार्ट ट्रेड पेबल, सी पार्ट आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी, और डी पार्ट आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म। तो भी ये सिर्फ जो आप देख रहे हैं ये अभी लाइबिलिटी है, सिर्फ कुछ भी नहीं, इसके सारे लिखे मैंने लाइबिलिटी। अब इसके अंदर ऐसा सिस्टमेटिक जो फॉर्मेट है ये बना, एसेट्स को मैं इसके नीचे लिखूंगा तो फिर देखने में दिक्कत होगा, तो मैं एसेट्स इसके साइड में लिख रहा हूँ। आप जब नोट करोगे तो आप इसके नीचे ही लेके जाओ, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि एसेट साइड है, मैं एसेट्स को इसके साइड में लिखा हूँ, तो बिल्कुल अलग ही। इससे मैंने सेपरेट, पहले मैं एसेट्स भी लिख दूं तो और फिर डिस्कशन की बात। अब इसके नीचे वाला कंटिन्यू पार्ट जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होने वाला क्या है सर, इसके बाद स्टार्ट होगा पॉइंट नंबर, क्या स्टार्ट होगा पॉइंट नंबर 2 आएगा एसेट। इसके अंदर एक नंबर स्टार्ट जो होने वाला है वो होगा हमारा दैट इज नॉन करंट, नॉन करंट एसेट। अब इसके अंदर ए और बी पार्ट चलेगा। ए पार्ट होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले इसको हम फिक्स एसेट के नाम से जाना करते थे, लेकिन थोड़ा बदलाव कर दिया, बोला आप फिक्स एसेट मत बोलो, फिक्स एसेट की जगह पे क्या बोलो उसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको कि ये भाई फिक्स एसेट की है। इसके बाद बी पार्ट क्या आता है इसमें, इंटेंजिबल, बी पार्ट आएगा एसेट, सी पार्ट आएगा इसके अंदर आपका नॉन या फिर सी पार्ट देखो क्या अदर करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है या फिर आपने क्या डाला, इन्वेस्टमेंट है या फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा हाँ, इसके अंदर तो अभी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर ना, इसके अंदर ये रोमन में आता है, रोमन में ये और सकता है क्या जगह ऐसे बना रखो। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका पहला, फिर तो है ये ऊपर दिखाओ। ये पूरा ऐड कर दिया है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट है ना। इसके अंदर ए पार्ट आ गया, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ पीपीई, और बी पार्ट आ गया हमारा इंटेंजिबल
अब इसके अंदर थर्ड पार्ट आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और फोर्थ पार्ट आ गया हमारा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट। अब आएगा बी पार्ट। बी पार्ट आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और फिर सी पार्ट आएगा, डेफर्ड टैक्स हटा देते हैं, सी पार्ट लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। और डी पार्ट आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म। अदर लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट है, नॉन करंट है, अदर नॉन करंट। ये हमारा खत्म हो गया फिक्स एसेट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर पे, दैट इज करंट एसेट। ये सारे फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट, तो एक साल से ज्यादा समय वाले। अब इसके बाद आएगा क्या हमारा करंट एसेट। करंट एसेट में पहला क्या आएगा हमारा ए पार्ट। मार्केटेबल सिक्योरिटी है या शॉर्ट टर्म है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट। बी पार्ट इन्वेंट्री। सी पार्ट ट्रेड रिसीवेबल। डी पार्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और डी के बाद ई पार्ट आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और एफ पार्ट आ जाएगा हमारा अदर करंट एसेट। अब देखो समझो किसमें, हाँ तो मैंने हटा दिया ना, मुझे पता है बुक में कर रहा है, आपके एग्जाम सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया डेफर्ड टैक्स। ठीक है, अब देखो है क्या, पहले समझते हैं। ये पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मुझे कुछ सवाल का मेरा जवाब देना कि मान लिया जाए आपके सामने देखोगे ये शेयर कैपिटल, ठीक है। अब बताओ इस शेयर कैपिटल का मतलब, अगर इक्विटी होता है, शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, दो, एक इक्विटी होता है और एक, अगर मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए लिख दूं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अगर मैं यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या होता है समझाता हूँ। आपका जनरल रिजर्व भी होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है, फ्री रिजर्व भी सुना होगा आपने, कैपिटल रिजर्व भी होता है जो कि आपने शेयर कैपिटल के अंदर कैपिटल रिजर्व बनाया था, ऐसे ही कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी होते हैं, और अनेकों प्रकार के रिजर्व हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख दूं तो ये कौन सा रिजर्व है, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। ऐसे ही मैं बात करूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए उधार लिए गए पैसे, तो डिबेंचर भी हो सकते हैं, बैंक से लिया गया लोन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं 20 लाख रुपए लिख दूं तो मैं आपसे पूछूं बताओ डिबेंचर है या फिर आपका बैंक से लिया गया लोन है या पब्लिक डिपॉजिट है, क्या है ये, तो आप अभी बता नहीं पाओगे। ऐसे ही मैं बात करूं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। 2 लाख लिख दूं तो आपसे पूछूं कि क्या है, तो आप बता पाओगे? नहीं पता अभी। ऐसे ही अगर मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग में पूछूं तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश क्रेडिट हो सकता है, कम समय 1 साल से कम समय के लिए गया लोन सारा यहां पे आ जाएगा। तो मैं अगर यहां पे 2 लाख लिख दूं तो आपसे पूछूं तो जवाब नहीं है। ऐसे ट्रेड पेबल में 2 चीजें होती हैं, बिल्स पेबल भी होता है और क्रेडिटर भी होता है। अब मैंने यहां 1 लाख लिखा और पूछूं बताओ ये बिल्स पेबल है कि क्रेडिटर है, तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बताएंगे, यहां पे तो ट्रेड पेबल पता चल रहा है। जब तक मैं आपको बता ना दूं कि भैया 20,000 रुपए बिल्स पेबल और 80,000 क्रेडिटर है, तब तक नहीं बता पाओगे।
तो इसी तरीके से एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में मैंने मान लो 50 लाख डाल दिया, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर यानी फिक्स एसेट्स आते हैं, यहाँ पे मशीनरी भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, मोटर कार भी हो सकता है, अनेकों एसेट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 50 लाख रुपए की वैल्यू बताया तो आप यहाँ पे पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा एसेट्स है और किस एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। सेम इंटेंजिबल एसेट्स में अगर मैं बोलूं कि भैया 2 लाख है, तो इंटेंजिबल एसेट्स कितने होते हैं? एक ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आपका लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ये सब है। तो इसमें कौन सा है भाई? ये आप बताओ मुझे, ये कौन सा है? तो यहां पे ऐसा तो कोई सोर्स ही नहीं पता चल रहा कि कौन सा है। तो इसलिए जब इस फॉर्मेट को बनाया गया तो बोला गया कि भैया ये फॉर्मेट अभी स्टिल इनकम्प्लीटेड है, इसके साइड में ना एक कॉलम बनाओ, और जिस कॉलम का नाम क्या रखा गया? नोट। नोट का मतलब यहां पे आपको यहां दिक्कत हो रही है, क्योंकि पता है शेयर होल्डर कितने होते हैं? लाखों शेयर होल्डर, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं किसी कंपनी के, एक नहीं होते। अगर एक दो को समझाने वाली बात होती तो मैं तो बिठा के और बता देता, देख तेरे को शेयर कैपिटल, अब मैं बताता हूं इसमें प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के हैं और इक्विटी शेयर 3 लाख के हैं। लाखों लोगों को बताना कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी को हर साल अपना एनुअल जर्नल मीटिंग करना होता है, जिसको एजीएम बोलते हैं, और ये 30 सितंबर से पहले करना होता है। इस मीटिंग का पर्पस क्या होता है? क्योंकि कंपनी के जो ऑनर है, वो ऑनर कौन है? शेयर होल्डर। तो जब ऑनर को हम चीजें नहीं बताएंगे तो किस बात के ऑनर? तो अगर आपने किसी कंपनी का भी शेयर ले रखा है तो आपको मीटिंग में एक दिन बुलाएंगे, साल में एक बार तो जरूर बुलाना है। और जब मीटिंग में हम आपको बुलाएंगे तो आपको बिजनेस की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस का सारा डिटेल आपको बताएंगे, और बिजनेस में क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाला है ये सब चीजें बताएंगे। और जहां पे आप इकट्ठा होगे वो एक मीटिंग होगा, और उस मीटिंग को बोलेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। तो आपको उस टाइम पे ये बैलेंस शीट भी देंगे। तो आप में से बहुत सारे शेयर होल्डर के क्वेश्चन आएंगे कि ये है क्या, तो आपके क्वेश्चंस मेरे तक ना आ पाए, इसलिए हम इसको इतना सिंपल कर देना चाहते हैं कि आप पूछो ही ना हमसे। तो यहां पे मैं नोट नंबर 1 दे दूंगा और एक नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा मैं नोट नंबर 1। और भाई शेयर कैपिटल जानना चाहते हो तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का, ये लो जान लो आप। मैंने डिटेल डाल दिया 5 लाख। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये 5 लाख रुपए क्या है, तो आप फट से कहां पे जाओगे? जहां पे नोट नंबर 1 बनाए वहां जाओगे, और वहां जाने के बाद आप चेक कर लोगे कि क्या है और मुझे आप आंसर दे दोगे। तो आप जब मीटिंग में आओगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। तो इस वजह से यहां पे एक कॉलम बनाया गया जिसको बोला गया नोट्स टू अकाउंट, इसको बोलते हैं नोट्स। और जब हम इसको यहां पे लिख देते हैं, इस ऐसे कॉलम बना बना के लिखेंगे, हम जब अगली क्लास में देखेंगे, इसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं हम? नोट्स टू अकाउंट। तो हर एक किसी के आगे, अब मान लिया जाए कोई एक अकेला है, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कहां गया? इधर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर मान लो कैश, आपको समझ में आ गया, मेरे पास सिर्फ कैश ही 2 लाख है तो मैंने 2 लाख लिख दिया, अब आपका सवाल ही नहीं होगा। तो नोट बोला गया उसी के लिए बनाओ जिसके अंदर एक से ज्यादा आइटम होंगे, जैसे शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस और इक्विटी। अगर मान लो सिर्फ इक्विटी है तो मैं तो शेयर कैपिटल ब्रैकेट में यही इक्विटी लिख के लिख दूंगा, आप समझ जाओगे। समझ रहे हो बात को आप? अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर सिर्फ डिबेंचर ही और कुछ नहीं है तो मैं यहीं पे ब्रैकेट में डिबेंचर लिख के यहां लिख दूंगा, आप समझ जाओगे, आपको डिटेल देना ही नहीं है। तो जब अगर एक आइटम है तो उसके लिए नोट बनाने की आवश्यकता मना कर दी गई, लेकिन एक से ज्यादा है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? नोट बनाना पड़ेगा। तो नोट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए कि भाई नोट कितने बनेंगे। तो आप यहां पे देखो हर एक आइटम के नोट्स बनेंगे। तो किस किस के नोट्स मैं बनवाऊंगा? एक इसका बनवाऊंगा, एक इसका बनवाऊंगा। शेयर वारंट के अंदर कुछ होता ही नहीं है, अकेला रहता है तो इसके नोट नहीं बनेंगे, एप्लीकेशन पेंडिंग का नहीं बनेगा। एक 3 नंबर इसका बनेगा, 4 नंबर इसका बनेगा, 5 इसका बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, 9। ये कंटिन्यू एसेट्स में जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 10 और यहाँ 11, इसका बनेगा नहीं, इसका बनेगा नहीं, और इसका 12 और इसका 13 और इसका नहीं बनेगा। इसको डाल देते हैं 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये बैलेंस शीट मैंने
हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसका मैंने बोला नहीं बनेगा उसका बनाना चाहो तो बना सकते हो लिखने के लिए। तो 19 नोट बनेंगे, यानी 19 कॉलम बना के मुझे लिखना पड़ेगा कि इस कॉलम में क्या क्या आता है। और इसके बाद जब 20वां नोट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस पे कंटिन्यू जाएगा, यानी बैलेंस शीट और क्या सीखेंगे, पी एंड एल। फिर पी एंड एल के अंदर भी सेल्स लिख दिया मैंने, तो सेल्स भाई किस चीज का सेल्स है, कितना सेल्स हमारा किसका है, तो उसके लिए भी नोट बनाएंगे, कितना सेल्स रिटर्न है। तो 20, 21, 22 टोटल 28, 29 तक जाएंगे ये। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पहले बैलेंस शीट के अंदर ये जो लिखे हुए हैं इसको समझते हैं कि क्या है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन नोट के ऊपर नहीं आता, इसी पे आ जाता है। तो जो ये है ना हमारा, ये दैट इज, इसको हम नेम कॉल करेंगे, ये हमारे पास जो गिवन है इसको बोलेंगे ये हमारा साइड है। तो बैलेंस शीट में कितने साइड हैं, 2 साइड, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और एक है हमारा एसेट साइड। कितने साइड हो गए बैलेंस शीट में, 2 साइड, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और एक ये। तो कई बार ऐसा आता है कि भाई इक्विटी एंड लायबिलिटी में आप बताइए मेन हेड क्या है। तो मेन हेड की बात करें तो ये वाला जो है इसको मेजर हेड बोल देते हैं, एमएच लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, मेजर हेड। तो इसके अंदर मेजर हेड कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, चारों मेजर हेड लिख के दिखाओ। तो बताओगे सर पहला होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो जो मैंने व्हाइट मार्कर से लिखे हुए सब क्या है, मेन हेड है। ये भी क्या है हमारा, मेन हेड है, और ये भी क्या है, मेन हेड है। अब यहां पे ये भी क्या है हमारा, मेन हेड है। अब मेन हेड के जो अंदर बातें आ रही हैं ये जो माना जाएगा, ये माना जाएगा सब हेड, सब हेड। तो कई बार ऐसे पूछा जाएगा शेयर होल्डर फंड मेन हेड के अंदर बताओ कितने सब हेड होंगे और क्या क्या होंगे, नाम लिखो। तो मैं बोलूंगा भाई शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेड होंगे, पहला शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर वारंट। 3 बातें लिखूंगा, 2 नंबर मिल गए। अब ये नहीं पता कि वो किस मेन हेड का सब हेड पूछ ले, हो सकता है बोलूं कि करंट लायबिलिटी में बताओ क्या क्या आएगा। तो करंट लायबिलिटी मैंने पूछा है तो मैं मेन हेड पूछ रहा हूं, और इसके अंदर क्या क्या आएगी, 4 बातें हैं। क्या क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसके बाद ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ये 4 चीजें आएंगे, ये 4 चीजें आपको याद होना करना पड़ेगा। तो ये वाली चीजें क्या हो गई इस मेन हेड के अंदर जो है, ये क्या है, सब हेड। पहले तो इसको बैलेंस शीट कितने पार्ट में तोड़ के और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद ये कौन सा हेड होगा, ये वाला, ये भी सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। जितने भी ऑरेंज मैंने लिखे हैं सब सारे के सारे सब हेड होंगे, और व्हाइट जितने भी लिखे हैं वो क्या है, मेन हेड है। और जितने भी मैंने यहाँ पे येलो कलर से ये ऊपर लिखा है ये क्या है, साइड है। मैंने इसलिए कलर अलग अलग चूज किया है यहाँ पे ताकि आपको लिखने में भी इजी हो। अब इधर आ जाते हैं, सर ये वाला साइड है तो ये क्या होगा, मेन हेड हो जाएगा, और इसके नीचे ये सब क्या हो जाएंगे, ABCD सब हेड होंगे। लेकिन ए पार्ट एक इकलौता ऐसा है जिसके अंदर सब हेड के अंदर भी सब हेड है, ठीक है ना। तो जो ये वाला पार्ट माना जाएगा, हालांकि सब हेड ही होता है लेकिन कई बार सब हेड बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि बताओ इंटेंजिबल एसेट्स, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, इंटेंजिबल एसेट्स कहां जाएगा बैलेंस शीट में, आपको जवाब देना है। तो आप बोलोगे सर ये जवाब जब भी दोगे तो जवाब देने का आपका तरीका होगा, सबसे पहले आपको साइड बताना होगा, फिर आपको मेन हेड बताना होगा, फिर आपको सब हेड बताना होगा। अगर कोई सब हेड है तो सब हेड भी बताना पड़ेगा। ये 3-4 कैटेगरी में जवाब देना है। मैंने बोला बताओ इंटेंजिबल एसेट्स कहां लिखोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आया, इंटेंजिबल एसेट्स कहां लिखोगे, तो मैं बताऊंगा सर साइड पहले लिखूंगा एसेट्स में, फिर मेन हेड लिखूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, फिर उसके बाद सब हेड लिखूंगा मैं क्या, इंटेंजिबल, सॉरी मेन सब हेड हो गया। इसके बाद फिर मैं लिखूंगा सब हेड इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे मैंने पूछा चलो रिजर्व एंड सरप्लस बताओ कहां जाएगा बैलेंस शीट में, जवाब दो मुझे, रिजर्व एंड सरप्लस। पहले क्या जवाब दोगे, साइड, पहले बोलोगे साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर मेन हेड, फिर बोलोगे सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे जवाब देने हैं आपको, यही क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से कोई अमाउंट कैलकुलेशन वेलकुलेशन नहीं, सारी बातें याद रखने वाली आएंगी।
इसके साथ क्या आ सकता है कि आप बताओ, चलो रिजर्व एंड सरप्लस के 4 आइटम बताओ, तो वो 4 आइटम जानने के लिए नोट नंबर 2 पहले जानना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो बात, कैसे क्वेश्चन आएगा? तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको जो मैंने अभी बताया, अभी काफी सारे क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा कि इसी टाइप से आएंगे। अब हम इसको ना एक एक करके समझ लेते हैं कि भाई किसका क्या मायने हैं। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस आएगा, धीरे मैं रफली बता रहा हूं, फिर अगली क्लास में देख लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया। शेयर वारंट, इसके अंदर कुछ भी नहीं आता, ये शेयर वारंट बहुत पहले से चला आ रहा है। शेयर वारंट का मतलब क्या होता है? पहले के टाइम पे शेयर्स को जब बेचते थे ना, तो उसके पैसे आने में 2 महीने का समय लगता था, और पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं था हमारा। अब सारी चीजें क्या हो चुकी है, ट्रेडिंग वर्ड इस्तेमाल किया। ट्रेडिंग का मतलब जहां शेयर्स को खरीदते बेचते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। हर किसी का अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड इस तरीके से होता है, तो वहां पे ट्रेडिंग वगैरह चलता है, जिसको ऑनलाइन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर, मेरे पास कोई ऐप पड़ा हो तो मैं दिखा देता हूं। चलो एक है, मार्केट तो वैसे अब क्लोज हो चुका है। शेयर बाजार रोज कितने बजे खुलता है? सुबह 9:15 बजे, और बंद पता है कितने बजे होता है? 3:30 बजे। ये एक समय है। और शेयर बाजार भी एक तरीके का शेयर बाजार नहीं है, शेयर बाजार में कई तरीके की चीजें होते हैं। एक तो इक्विटी शेयर होता है, ऐसे कमोडिटी होता है, करेंसी होता है, एनसीडी, बड़ी सारी चीजें हैं। वो आपने बिजनेस स्टडी में भी आप अगर पढ़ रहे होगे तो देख रहे होगे कि इतनी सारी चीजें हैं। अब मार्केट बंद हो चुका है। अब यहाँ पे शेयर का कोई भी लिस्ट ले लेते हैं, कोई भी शेयर्स ले लो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिलायंस ले लूं, जैसे मैं रिलायंस लिखूंगा, रिलायंस होगा, और इसकी सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगा। ये आ गया रिलायंस। ये 1524 अभी दिख नहीं रहा होगा, हालांकि 1524 का इतने बायर इतने सेलर हैं। और इसकी डिटेल जानकारी लेना चाहता हूँ, चार्ट वगैरह, तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ कि भाई कैसे चल रहा है, रिलायंस का शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे देखो बाय का ऑप्शन दिख रहा है, मैं अब बाय करूंगा और मेरे खाते में पैसे होगा, तुरंत शेयर आ जाएंगे मेरे पास। और फिर मेरा मन कर रहा है यार इसके शेयर जो 1500 में खरीदा अब ये 1600 हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ बेच देता हूँ। तो फिर मैं इसको बाय की जगह पे मैं क्या बटन दबाऊंगा? सेल। जैसे दबाऊंगा मेरे पास कल पैसे आ जाएंगे। तो ये अब है टेक्नोलॉजी। पहले क्या था भाई, रिलायंस का शेयर खरीदना, एक फॉर्म आएगा और इस फॉर्म को आप भरोगे, इस फॉर्म को भरोगे, और ये फॉर्म कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। इस फॉर्म को आप लेके जाओगे कहां? आरओसी के पास, और आरओसी के पास जहां पे रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी बैठता है वहां जाओगे। फिर मैं पहले फॉर्म भरूंगा, फिर जो बेचेगा वो अपना फॉर्म भरेगा, वो साइन वाइन करेगा, फिर एक कॉपी मैं आरओसी को दूंगा और एक कॉपी रिलायंस को दूंगा। अब रिलायंस कंपनी उसको देखेगा, बोलेगा भाई 30 दिन बाद आना, 20 से 30 दिन तक वो वेरीफाई होगा, उसके बाद मेरे नाम पे ये शेयर होगा। तो कितनी टेंशन है इस केस के अंदर। और मैं जब तक अपने शेयर्स को इसको अपना नहीं मान लूंगा, जब तक इस पे क्या ना चढ़ जाए, मेरा नाम नहीं चढ़ जाता। मैं तभी तो पैसे दूंगा जब मेरे नाम पे हो जाएगा। तो ये इतनी बड़ी टेंशन थी पहले। ऑनलाइन आया तो अब तो ये टेंशन खत्म हो गया। तो पहले इस टेंशन से बचने के लिए इन्होंने एक रूल निकाला कि भाई एक कुछ शेयर तो ऐसे होंगे जिसके ऊपर नाम लिखे जाएंगे, और कुछ शेयर ऐसे होंगे जिसके ऊपर नाम ही नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिख देंगे शेयर वारंट। अब मेरे को बेचना है तो ये आपका दे दिया मैंने, और आपने खरीदा, मुझे पैसे दिए, पैसे मिल गए। यानी जिसके हाथ में ये लग जाएगा उसका हो जाएगा। यहां नाम चेंज करने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। मतलब कुछ शेयर ऐसे थे जहां पे नाम देखना चाहते हो तो नाम वाला ले लो, और बिना नाम वाला लेना चाहते हो तो बिना नाम वाला ले लो। तो वहां पे इसके ऊपर क्या लिखा गया? सिर्फ शेयर वारंट लिख दिया गया। तो उसमें क्या फायदा हुआ? मुझे शेयर लेनी है भाई, शेयर बेचना है, बोला हाँ। मैंने बोला कौन सा शेयर है, नाम वाला है बिना नाम वाला? आपने बोला नाम वाला है, तब तो भैया 2 महीने बाद मेरे नाम पे आएगा। और आपने बोला वारंट वाला है, तो मैंने बोला ठीक है भाई लाओ, कितने का? 20,000 का। मैंने 20,000 दिया और वो ले लिया, और इसको मैंने संभाल के रखा। अगर रास्ते में जाते जाते मेरे से खो गया तो जिसके हाथ में वो इसका मालिक हो जाता है। जैसे कि नोट, आपका 100 रुपए का नोट खो जाए, वो किसका है? जिसके हाथ में उसी का ही है, वो पहचानना मुश्किल है उसको। तो पहले शेयर वारंट बनाया गया था ताकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ जाए, कि जल्दी से हम खरीद बेच कर पाए। और नाम वाले में कितने टाइम लग रहे थे? 2 महीने। और बिना नाम वाले में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट के टाइम, खरीदा बेचा बात खत्म। इस तरीके से चल रहा था। तो पुराने टाइम पे चला आ रहा था शेयर वारंट। तो आज भी बहुत लोगों ने ये वाले रख रखे हैं पर्चे संभाल के,
तो इसलिए एक कॉलम बनाना पड़ गया शेयर वारंट। और यहां पे कोई मतलब नहीं है, ना ही पेपर में पूछा जाएगा और ना ही आज के टाइम पे रेलेवेंट है। पुराने टाइम पे किसी का पड़ा होगा तो वो इसलिए डाला गया क्योंकि जब हम कानूनन तरीके से कुछ भी बनाते हैं तो उसमें वो सारी बातों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है जो शायद हो सकता है। कई बार आप सुनोगे कि भाई उसके दादाजी के पास, मैं 2020 में देख रहा था कि एक पर्सन था, उसके पास, उसके दादाजी ने के पास 20,000 शेयर थे एमआरएफ के, 20,000। फिर उसने अपने पोते को दिया कि ये देखो मेरे पास शेयर पड़ा है, और वो पहले भूल गया था लेके। और उस दिन, जिस दिन उसको शेयर मिले थे, उस दिन उसकी वैल्यू थी 400 करोड़ रुपए। तो उसके अब करोड़पति बना दिया उसको। तो अब वो भूल गया था, तो उसने फिर शेयर को क्या करवाया, जब शेयर हमें पर्चे में मिलता है ना, और इस शेयर्स को आप चाहते हो कि आपके पास ये पर्चा हट के मैं भी तुरंत पैसे खरीद कर सकूं, तो इसको डीमेटेरियलाइज किया जाता है। डीमेटेरियलाइज का मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज के टाइम पे जितने भी शेयर बाजार में शेयर होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही हो गए हैं लगभग। नहीं भी है तो गवर्नमेंट बोलती रहती है, मैसेज जाता रहता है, करवाओ करवाओ करवाओ। तो अब ये वाला पॉइंट क्या हो चुका है मेरे लिए, शेयर वारंट इररेलेवेंट। तो शेयर वारंट और शेयर कैपिटल में डिफरेंस यही है, यहां पे जो बंदा होगा उसका नाम लिखा होगा और यहां पे जो बंदा होगा उसका नाम, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। इसके बाद शेयर पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। अब शेयर पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट का मतलब क्या है, देखो अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, अभी मैं डिस्प्ले पे तो नहीं दिखा रहा। अब आईपीओ का नाम सुना होगा, आप बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे वैसे, आईपीओ। तो मैं अगर आईपीओ देखूं यहां पे, यहां टाइप करता हूं आईपीओ, ये देखो, ठीक है। आईपीओ के अंदर ये आईपीओ आए हुए हैं जिसको मैं खरीद सकता हूं। जैसे कि मान लेते हैं एक आया है वर्कमेट, नई नई कंपनी डेली, अभी आज आईपीओ एक आया था ग्रो का, लेंस कार्ड का आया था, नाइका का, जो नाम आपने सुना है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो आया था। तो इस आईपीओ का ना हमें अप्लाई करना होता है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे हमसे पैसे मांगेगा और फिर हम इसको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो जब इसको अप्लाई करेंगे ना, तो इन सभी के नीचे ना डेट गिवन है, डेट गिवन है, इसका आपको मिलेगा 15 तारीख को, ये मिलेगा आपको 20 तारीख को। मतलब आज अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं तुरंत मिल जाएगा, इसमें 5-6 दिन का समय लगता है। तो जब आपने अप्लाई किया और पैसे मेरे पास आ गए एक तरीके से, तो जब मेरे पास पैसे आ गए हैं लेकिन मैंने अभी शेयर दिया नहीं है, उसके अंदर 4-5 दिन का प्रोसेस लगेगा अप्लाई करते टाइम पे, तो इस पैसे को मैं यहां तो रख नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता यहाँ, क्योंकि अभी आपके नाम पे ही नहीं है। यहां भी नहीं रख सकता क्योंकि मैं शेयर वारंट इशू नहीं करूंगा। अभी आपको शेयर देने बाकी है क्योंकि प्रोसेस में है, तो मैं इस कैटेगरी में रखूं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन, कि आपको अभी शेयर मैंने आपके नाम पे दिया नहीं है। जैसे ही आपके नाम पे शेयर दूंगा, मान लो मैंने यहां 1000 रख रखे हैं, आपके नाम पे शेयर गए तो यहां से हटके कहां पहुंच जाएंगे पता है आपको, समझे मतलब। ये भी पार्ट इररेलेवेंट है, आपसे पेपर में कभी पूछा ही नहीं जाएगा, तो मैं क्रॉस लगाता जा रहा हूं। जो कभी पेपर में पूछा ही नहीं जा सकता क्रॉस लगा रहा हूं, बस इस फॉर्मेट में है तो मैंने लिख दिया। ऐसे ही डेफर्ड टैक्स भी नहीं पूछा जाएगा, मैंने हटा ही दिया उसको, तो ठीक है। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर क्या हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या हो सकता है, लंबे समय तक का प्रोविजन। जैसे क्या हो सकता है लंबे समय के प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्सेट्रा। करंट लाइबिलिटी में क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में हो सकता है करंट लाइबिलिटी में आपका माने तो बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर आपका कैश क्रेडिट। जब मैं फॉर्मेट लिखवाऊंगा तो सारी बातें बताऊंगा। ऐसे ट्रेड पेबल में क्या हो सकता है, क्रेडिटर या बिल्स पेबल। ऐसे अदर करंट लाइबिलिटी में क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग, अपने एडवांस इनकम, कॉल्स इन एडवांस, ये सब यहां पे आ जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या हो सकता है, अगेन प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी में क्या होगा, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कभी पेपर में पूछा नहीं जाएगा और ये भी पूछा नहीं जाएगा। ये होता क्या है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो, ये मान लो आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, लैंड है। अभी तो आप इसे क्या बोलोगे, लैंड बोलोगे। अब मान लो इस पे मैंने 4 दीवार काम चल रहा है अभी, मतलब मैंने मकान बनाना चालू कर दिया, बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया, तो अब मैं इसे लैंड तो बोलूंगा नहीं और मैं इसे बिल्डिंग भी नहीं बोलूंगा। तो बिल्डिंग तक नहीं होगा जब तक पूरा ना हो जाए। और लैंड का मतलब क्या होता है, वहां कुछ भी ना हो।
खाली जमीन को लैंड बोलते हैं ना, प्लॉट, खाली प्लॉट या लैंड। तो ना तो मैं इसको लैंड बोल रहा हूं ना ही मकान बोल रहा हूं, तो कहां रखें? तो इसको बोला जाता है कैपिटल वर्क इन, मतलब ये अभी तैयारी में चल रहा है, ये एसेट 5 लाख का एसेट तैयारी में, जैसे ही बनेगा यहां से हटके वो लैंड एंड बिल्डिंग में चला जाएगा, समझे? ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कब होता है? कॉपीराइट या ट्रेडमार्क कब करवाते हो? जब कोई चीज बना लेते हो। और पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और मान लेते हैं पेटेंट, अब बनाने में आपके सालों समय लग जाते हैं किसी चीज को। अगर यूनिक बनाना चाहते हो मार्केट के अंदर तो उसके अंदर कितना टाइम लग जाएगा कुछ नहीं पता। तो जब तक नहीं बन जाता, जब तक उस पर काम कर रहे हो, तब तक वो कहां रहेगा? इंटेंजिबल एसेट। जैसे आजकल देखता हूं कि कार बनाने के ऊपर ये बैटरी आ गई, फोन बनाने के अंदर ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, तो आप बनने के बाद सुनते हो, लेकिन उससे पहले बनाने में कितना टाइम लगा ये तो नहीं पता ना। तो वो क्या करते हैं, अपने उसको कॉपीराइट्स या फिर पेटेंट करवा लेते हैं, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, लेकिन वो अभी अंडर डेवलपमेंट, मतलब इस पे काम चल रहा है। जैसे कोविड का मेडिसिन था, उसको बनाने में 2 साल लग गए भारत को, लगभग 2019 में कोविड आ गया था, उसके बाद 20 में तो बना ही नहीं, 21 के कहीं एंड में जाके वो भी बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा, वो भी नहीं पता। और वो भी जितने लोगों को दिया, बाद में न्यूज आने लग गया, ये मर गया, वो मर गया, ये बीमारी हो गई, ये बीमारी। फाइनल अभी तक पता नहीं चला कि कोविड की दवाई सही भी थी कि गलत थी। वो जो आया कोविड, अपने आप आया और अपने आप गया, उसके अंदर मेरे को नहीं लगता कोई मेडिसिन का बहुत बड़ा कोई ये था। और जिन लोगों को 2 डोज थे इसके, फिर बाद में एक बूस्टर डोज भी दिया गया, तो बहुत लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई, डिसीज भी हो गया, बड़ी सारी दिक्कतें हुई है, तो वो फैक्चुअल नहीं रहा। तो उसकी बात खैर अलग है। तो वो क्या माना गया 2 साल तक? अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो आपने लंबे समय के लिए किया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अपने इंप्लॉय को 5 साल के लिए कर्जा दे दिया तो एडवांस हो गया। अदर करंट के अंदर आपका, ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी मैं लिख दूंगा, चलो इसके नीचे नोट नहीं लिखा तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं आज शेयर खरीदता हूं आज ही बेच देता हूं, तो ये किस में आ जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट में। आज शेयर खरीद के मैं 2 साल बाद बेचूंगा तो ये आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये फर्क रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो इन्वेंट्री स्टॉक होते हैं आपके, जो भी गोडाउन में आपके सामान पड़े हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक का बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, छोटे समय के लिए अपने एम्प्लॉय को लोन दे देना। अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर एक्रूड कमीशन, ये सब जो वर्ड लिखते थे वो सारा यहाँ आ जाएगा। तो अभी मैंने इसके अंदर नोट नहीं बताए, अगली क्लास के अंदर हम ये 19 के 19 नोट पढ़ने वाले हैं, किस में क्या आइटम आएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको क्या नोट करना है सर? यही नोट करना है कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है। आज की क्लास में सिर्फ बताया गया कि ये बैलेंस शीट क्यों बना और इसका क्या यूज है और किस तरीके से यूज होगा। और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आपके कितने हेड है इसके अंदर? साइड एक है, मेन हेड है, फिर सब हेड है, एक ही जगह बस सब हेड है, ठीक है ना। तो इसको फटाफट से आप नोटिंग करिए आप।